तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सवाल स्टार्ट टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 397 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिंग ब्लड क्रेंटेटी को रिफाइन कर रहा होता है, वो उसमें थोड़ा बहुत कामयाब हो गया होता है। वो पहले उसके डॉ को समझ लिया होता है और फाइनली इस चैप्टर में हम लोग रिफाइनिंग को देखने वाले हैं और साथ में लूफिंग के बढ़ी हुई पावर्स। मतलब ये चैप्टर्स काफ़ी अच्छा होने वाला है, पहले चैप्टर्स की तरह बोरिंग नहीं होने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जो कि मैंने बताया, तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ब्लड क्रेन टेरिटरी को, जो कि ये भी बताया जाता है कि ब्लड क्रेन टेरिटरी एक मिस्टीरियस लैंड है जिसकी ओरिजिन बहुत पुरानी है और ये बहुत ही बड़ी और प्रोफाउंड भी है। ये ओरिजिन वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। लूफेंग उसने अपने ब्लड पावर्स को मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस फिलहाल में स्लो थी, लेकिन जबकि वो इसको और भी अच्छे से सीख गया तो यार ये और भी ऊपर तक चली गई, उसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस और भी बढ़ जाती है। अब लूफेंग ब्लड पावर को अपने गाइडिंग के रूप में भी देख रहा था। लूफेंग उसको समझते समझते उसके डीपर हिस्से तक चला गया। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूफेंग पहले ब्लड पावर को समझता है कि ये ब्लड पावर कैसे काम करती है, इसकी पावर्स किस तरह की हैं। तो उस वक्त लूफेंग ने उसको सीख लिया और जब उसने सीख लिया तो रिफाइनमेंट की प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ जाएगी। अब लूफेंग ने ऐसे इमेंस ऑरिजिन्स को देखा था। अब यहाँ पे उसके अंदर लक से ही पेनिट्रेट कर पाना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। ऐसा नहीं था कि लूफेंग अगर ब्लड पावर को नहीं सीखता तो वो इसको रिफाइन कर देता। लूफेंग को ब्लड पावर को सीखना ही पड़ता, इसलिए लूफेंग को पहले सीखना पड़ा था, तभी वो जाके धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। लूफेंग यहाँ पे अपने रिफाइनिंग के प्रोसेस में इंटर कर जाता है और यहाँ पे जो तीनों लॉर्ड्स थे वो दूर से देख रहे थे, वो भी कांप उठते जब लूफेंग को वो ऐसा करते हुए देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो लूफेंग, ये हमारी ब्लड क्रेंटेरिटी के ऑरिजिन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसने तो इसको शुरू भी कर दिया है। अभी सभी तीनों बंदे अपने एक एक हाईएस्ट लेवल पावर्स को मास्टर कर चुके थे और यहाँ पे लंबे अरसे से उन्होंने अपने आप को कई दफा ये दिया कि चलो हम भी इसको रिफाइन करके देखते हैं। उन्होंने भी रिफाइन करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सक्सीड नहीं हुआ था, लेकिन वो ऑरिजिन के द्वारा फैमिलियर हो चुके थे कि ऑरिजिन कैसी होती जब कोई डिफाइन करने बैठता है। और यहाँ पर ब्लड क्रेंटेरिटी में उतना खुद का घर है, वो खुद यहाँ पे रहते हैं, तो जब भी इसके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव होगा उन तीनों की ऑब्वियस सी बात है कि वो तीनों नोटिस ही कर लेंगे। तो यहाँ पे वो जब लूफेंग को देखते कि वो रिफाइन करने बैठ गया तो उसमें थोड़ी मोड़ी बदलाव होना शुरू हो जाती है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि यार ये लूफेंग ये तो रिफाइनिंग की प्रोसेस को शुरू कर चुका है। अब यहाँ पे और भी बकवास होती है तो मैं बकवास को स्किप करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद है कि यार मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ ज़्यादा बकवास को इंक्लूड ना करूं। अब यहाँ पे ब्लड लॉर्ड, क्रेन लॉर्ड, शैडो लॉर्ड वो सभी रिफाइनमेंट के प्रोसेस को देखना शुरू करते हैं। उनके दिल में टेंशन भर जाती है, वो अनईजी फील करने लगते हैं क्योंकि ये सब अभी कुछ लूफेंग का उखाड़ नहीं सकती। घंटा लूफेंग को डैमेज भी दे पा रहे थे, ये तो लूफेंग के सील को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए ये बस चुपचाप खड़े होकर देख ही रहे होते हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोग इस आउटकम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग ये मान नहीं सकते कि ये लॉर्ड प्रैक्टिशनर लूफेंग ये हमारे ब्लड क्रेंटेरिटी को रिफाइन कर देगा। आफ्टर ये उनका खुद का घर है, बर्थ प्लेस है, आखिरकार कोई अपने घर को ही दूसरे के नाम होते कैसे देख सकता है। लूफेंग तो पैसे भी नहीं दे रहा कि लो पैसे और तुम मुझे अपना घर बेच दो, आप अपने को ही देख लो और कोई दूसरा आपके घर पे हक जमाने की कोशिश कर रहा। मान लो कि वो पावरफुल पॉलिटिशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन नहीं आ जाएगा तो आप लोग कर ही क्या सकते हो, बस देखे देखे दूसरे घर में हम लोग भाग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सेम टू सेम इन सबके पास भी यही वाली फीलिंग होती है, ये चाह कर भी कुछ नहीं उसका बिगाड़ पा रहे होते हैं। एंड मोर ओवर ये ब्लड क्रेंटेरिटी जिसके अंदर मोस्ट मिस्टीरियस लैंड के एक में से एक आती है, मतलब बहुत सारे मिस्टीरियस लैंड है तो ये भी उन्हीं मिस्टीरियस लैंड्स में से एक आती है। और ये कोई छोटी मोटी लैंड्स नहीं थी, ये बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स में से एक आती है और यहाँ पर हाईएस्ट टियर पावर्स भी परफेक्टली अलाइन है। अब ये सभी चीज़ें चल रही होती है और क्या था कि यार ये सब कैसे हैं। अब एक और चीज़ हमें ये बताई जाती है कि जितने भी प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स हैं जिन्होंने कि डॉ को मास्टर किया है तो वही इन सारे मिस्टीरियस
लैंड जो कि दूसरे से बिलोंग करते हैं उनको रिफाइन कर सकते हैं। ह्यूमन एंसेस्टर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एंसेस्टर्स किसी भी डॉस को इतने अच्छे से परफेक्टली नहीं मास्टर करते जितने कि प्रैक्टिशनर्स लॉर्ड्स किया करते हैं। प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के बारे में तो आप जानते हो, जैसे लूफेंग और मोरोसा को देख लो। मोरोसा को यार रिफाइनिंग करने में ही जान छूट जाती है, तो आखिरकार मतलब वो ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाता, तो ये रिफाइन कैसे करेगा। वैसे ही सेम टू ह्यूमन एंसेस्टर्स की बात हो रही है, उन सब की भी जान चली जाएगी पढ़ाई करने में, जैसे कि हम लोग को आती है। अब यहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर्स इसलिए नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ह्यूमन एंसेस्टर्स सिर्फ उन्हीं मिस्टीरियस लैंड को रिफाइन करते हैं जहाँ पे वो जन्म लेते हैं। मतलब वो अपने सिर्फ बर्थ प्लेस को ही चाह कर रिफाइन कर सकते, वरना उनमें भी उसके पसीने छूट जाते हैं। वो दूसरे मिस्टीरियस लैंड के बारे में सोच भी नहीं सकते कि मुझे दूसरे का घर रिफाइन करना है, इसलिए ऐसा चल रहा था। ब्लड लॉर्ड के एक्सप्रेशंस और भी ग्रेव टाइप के हो जाते हैं, मतलब कि वो देखता है कि लूफेंग की रिफाइनमेंट प्रोग्रेस वो और भी बढ़ती जा रही है, जिसके साथ क्रेन लॉर्ड कहता है कि जब हम लोग तो रिफाइन कर रहे थे तो उस वक्त तो हमने ऑब्स्टेकल्स बॉटल नेक्स को भी हिट किया था, मतलब हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बंदा ये लूफेंग आखिरकार क्यों नहीं इसको अभी तक हिट किया। अब यहाँ पे जो क्रेन लॉर्ड होता है, ब्लड लॉर्ड, उनकी मेन फटी पड़ी थी, और यहाँ पर जो शैडो लॉर्ड था वो बंदा चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर यहाँ पे वो उसने कुछ बोला तो वो दोनों लॉर्ड उसको झाड़ देंगे कि बच्चे तेरी वजह से ही ये सारी कांड हो रहे हैं, अगर तूने टांग नहीं लड़ाई होती तो आज ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पे शैडो लॉर्ड चुपचाप होता है क्योंकि उसने लूफेंग को यहाँ पे लाया था। अब दिखाया जाता है ब्लड क्रेन टेरिटरी, जो कि उन तीनों के लिए काफ़ी स्पेशल जगह होल्ड करती हैं। हमें बताया जाता है कि यार एक तो उनका ये खुद का बर्थ प्लेस था जहाँ पे वो यहाँ के ब्लड सी पावर्स को मोबिलाइज कर सकते थे, जिसकी वजह से उनकी पावर्स पीक लेवल तक चली जाती थी और वो किसी भी एनिमीज का सामना बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते, जैसा कि उसने लूफेंग के साथ किया था। मतलब ये तीनों एक तरीके से अपने बर्थ प्लेस पे इमॉर्टल की तरह बन जाते थे, और ये उनका वो भी जगह है जहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपने खुद के रेस के नए नए मेंबर्स को न्यूट्रिएट किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी लीनेज और भी बड़ी होती जाती थी। और परहैप्स ऐसा होते होते फ्यूचर में फोर्थ और फिफ्थ भी ह्यूमन एंसेस्टर्स लेवल फिगर्स पनप सकते थे। और दूसरी बात ये कि ब्लड ट्रेन टेरिटरी उनकी सबसे बड़ी होप होती है कि वो ट्रू इमॉर्टैलिटी को गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स जो कि जन्म लेते के साथ ही मतलब कोई भी लॉर्ड में ब्रेक थ्रू करता है तो ऑलरेडी इमॉर्टल हो जाता है, और किसी मिस्टीरियस लैंड को रिफाइन करने का मतलब ये है कि उनकी ऑक्सिलरी एबिलिटीज, उनकी पावर्स थोड़ी और बढ़ जाती हैं, वो और भी इन्हांस हो जाती हैं। लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के लिए ये सारे जो मिस्टीरियस लैंड्स होती हैं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेट होती है, मतलब कि उनकी किस्मत इसके साथ ही जुड़ी होती है। जो बंदे इमॉर्टैलिटी को नहीं पा पाते हैं वो सिर्फ एक मेयर पॉन्स होते हैं, न जाने कब 6-7 लॉर्ड्स उन्हें घेर कर मार डाले। मतलब यही है, जब तक उनके पास इमॉर्टैलिटी नहीं आती है वो यहाँ के इटर्नल प्लेयर्स नहीं बन सकते हैं, मतलब कि बेताब बादशाह नहीं बन सकते इस इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के। और उनकी जो ग्रेटेस्ट होप होती है वो उनकी मिस्टीरियस लैंड से ही आती है। और जबकि लूफेंग इस ब्लड क्रेन टेरिटरी को रिफाइन कर रहा है तो लूफेंग इसका नया मास्टर बन जाएगा, जिसकी वजह से वो तीनों बंदे इसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये कभी भी इमॉर्टल नहीं बन सकते हैं, मतलब इनके चांसेस खत्म हो जाएंगे। लूफेंग इसको एक बार रिफाइन कर दिया, अगर यही बात थी इसलिए तो ये बंदे इतना ज़्यादा घबरा रहे थे, लेकिन ये बंदे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें पता था कि लूफेंग का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, जिसके साथ ब्लड लॉर्ड क्लियरली सेंस कर पाया था कि अभी जो लूफेंग ने रिफाइनमेंट की है वो उसकी पीक लेवल रिफाइनिंग को भी सरपास कर दी। उसने भी पहले रिफाइन करने की कोशिश की थी, इसकी भी जो पावर्स थी डॉ की तरह ही थी, वो लाइफ के डॉ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था, लेकिन इतना इसने जितना किया था पास्ट लाइफ तक में उससे ज़्यादा लूफेंग अभी ही कर चुका होता, उससे ज़्यादा वो रिफाइन कर दिया होता, जिसकी वजह से उन तीनों का दिल धक धक हो ले रहा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्रेन लॉर्ड कहता है कि मैंने तो इनकाउंटर किया था बॉटल नेक्स को, और यहाँ पर ये बंदा ये तो बड़ी ही आराम से आगे बढ़ता जा रहा है। मैंने बहुत पहले सुन रखा था कि इन लॉर्ड्स की जो टेरिफाइंग कंप्रीहेंशन स्पीड होती है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, और आज मैं फाइनली इसको देख भी पा रहा हूँ। अब सच की बात तो ये है कि 8 प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के अंदर सिर्फ लूफेंग और लॉर्ड जिंगमैंग ही ब्रेक थ्रू से और सीयर फोर्स से ब्रेक थ्रू किए थे। उनके इंसाइट्स और कॉम्प्रीहेंशंस बाकी 6 लॉर्ड्स से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। इस बात से अंदाजा लगा लो कि कोई एक बंदा केजुअल के अंदर रहते ही किसी ह्यूमन लेवल डॉस को कॉम्प्रीहेंड करके डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करता है तो उसकी टैलेंट किस कदर
की होगी, मतलब बंदों से यहाँ पे हाई लेवल ह्यूमन लेवल डॉज ही कॉम्प्रीहेंड नहीं हो रहे हैं और वर्ल्ड क्लास में ज़्यादा उसकी फटी पड़ी होती है। लेकिन लू फेंग को देख लो, लू फेंग ने अपने केज वर्ल्ड में रहते ही वहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमन लेवल डॉज को कॉम्प्रीहेंड कर लिया, जो कि सबसे मुश्किल डॉज मानी जाती है। तो इसके लिए टैलेंट कितनी चाहिए सबको पता ही होता है। और यहाँ पर जब लू फेंग ने कहा कि मुझे 3 एपो चाहिए, तो ये ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। टाइम पास होने लगता है, लू फेंग को रिफाइनमेंट किए हुए लगभग 5 दिन और हो जाते हैं। पहले जो लू फेंग ने किया था वो सिर्फ उसको समझने के लिए किया था, और फाइनली लू फेंग अभी रिफाइन कर रहा होता है। ब्लड लॉर्ड, क्रेन लॉर्ड और शैडो लॉर्ड, वो सभी लू फेंग के रिफाइनमेंट के प्रोग्रेस को देख रहे होते हैं। लगभग 5 ही दिनों में लू फेंग बिना किसी बॉटलनेक के कंटिन्यूअसली रिफाइन किए जा रहा होता है। लू फेंग की रिफाइनमेंट प्रोसेस 80% तक जा चुकी होती है, और ये चीज़ ब्लड लॉर्ड के एक्सप्रेशन से हमें साफ पता चलती है। और यहाँ पर उनके हालत जो खराब हो चुके थे वो यार देखने लायक थे, क्योंकि उनका एकमात्र इमॉर्टैलिटी का रास्ता उनकी आंखों के सामने उनके हाथों से निकला जा रहा होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके साथ वो कहता है कि अल्दो मैं ये एडमिट करना चाहता हूँ कि यार ये अब हमसे जाने वाला है। शैडो लॉर्ड यहाँ पे अपने अंदर ही गुस्से गुस्से में कहता है कि ये सभी मेरी गलती है, ये सभी मेरी गलती है। इससे पहले सिर्फ युवान और जिंग मैन ने ही मिस्टीरियस लैंड को रिफाइन किया था, और क्लियरली मुझे नहीं लगा था कि यार कोई भी बंदा इतनी आसानी से किसी प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स, मतलब कोई भी बंदा किसी मिस्टीरियस लैंड को रिफाइन कर सकता है। अब शैडो लॉर्ड की जो हालत अंदर अंदर हो रही थी वो बता नहीं सकता। और शैडो लॉर्ड ने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि लू फेंग के चलते, मतलब मेरे चलते लू फेंग यहाँ पे आएगा और वो ब्लड क्रेन टेरिटरी का रिफाइन करता हुआ चला जाएगा। जिसके साथ यहाँ पे उनके सामने सभी चीज़ें हो रही थी, उनकी होप, उनकी इमॉर्टैलिटी की, उनके ट्राइब के एक्सपेंशन की, उनके घर की, जो कि उनको सबसे पावरफुल बनाती थी, वो सभी चली जा रही होती हैं। और यहाँ पर वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपने घर को खोता हुआ देख रहे थे। और बहुत बकवास लिखी है तो इसको भी स्किप करते हैं। जिसके साथ ऐसे ही चलने लगता है। लू फेंग अपने आप को रिफाइनिंग में पूरी तरह से झोंक चुका होता है, लेकिन इसी के साथ ब्लड लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। एक बार लू फेंग ऑरिजिन ऑफ ब्लड क्रेन को फुली तरीके से रिफाइन कर लेगा तो इसकी पावर यहाँ पर पीक पे चली जाएगी। वो पूरे के पूरे ब्लड क्रेन के स्ट्रेंथ को मोबिलाइज कर पाएगा, और उस वक्त हम तीनों में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। मतलब एक तरीके से लू फेंग क्या होता है जिन मैन के जैसे स्पेस लॉक कर सकता है। यहाँ पर वो तीनों को 1 इंच भी मूव करने की इजाज़त नहीं देगा, चाहे वो लॉर्ड ही क्यों ना हो। लू फेंग कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा पावरफुल, क्योंकि वो इस जगह का मास्टर होगा। मतलब समझ रहे हो लू फेंग की पावर्स इस जगह पे कितनी टेरिफाइंग हो जाएगी। जिसके साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो हमें निकलना होगा। अब ऐसा इसलिए ये भी क्योंकि जो लू फेंग की अभी शुरुआत में स्ट्रेंथ है रिफाइन करने से पहले, तो उस वक्त जो ब्लड क्रेन टेरिटरी की पावर्स थी वो लू फेंग को बहुत ज़्यादा सरपास कर दी थी। ब्लड क्रेन टेरिटरी अकेला लू फेंग को डिफीट करने के लायक था, किसी और उसका मास्टर होता, लेकिन लू फेंग मास्टर बन गया तो इसको पावर्स को यूज करके अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। जिसके साथ शैडो लॉर्ड पूछता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ जाएंगे, तो ब्लड लॉर्ड उससे कहता है कि नो मैटर कहीं भी हम लोग जाए, लेकिन सबसे पहले तो हमें ब्लड क्रेन टेरिटरी के रिच से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले हम अपने लीनेज को अपने साथ ले जाएंगे, जो भी हमारे बंदे हैं। अब क्रेन लॉर्ड भी एग्री करता है। अब यहाँ पे वो अपने घर को तो नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ता है, ये रियलिटी थी। उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं है, क्योंकि कभी भी उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर सकता है, पूरे के पूरे देश को तबाह कर देगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि तीनों लॉर्ड्स अपने जल्दी से एक्शंस को लेना शुरू करते हैं। अपने शैडो लॉर्ड अपने मोबाइलिटी को यूज करके जितने भी वल्नरेबल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उन सभी को पकड़ लेता है, उन सभी को लेकर जाने लगता है। और यहाँ पर वो सबसे कहता है कि देखो, मतलब जितने भी बंदे होते हैं उन सबसे कहते हैं कि ब्लड क्रेन टेरिटरी प्रैक्टिशनर लू फेंग के द्वारा रिफाइन किया जाने वाला है, और ये हमारे लीनेज के ऊपर एक कैलेमिटी है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि हमें यहाँ से माइग्रेट करना ही होगा। जो बंदे यहाँ पर रहना चाहते हैं वो लू फेंग के द्वारा गुलाम बना दिए जाएंगे, उसके प्रैक्टिशनर फैक्शंस के गुलाम सर्वेंट बना दिए जाएंगे। तो क्या तुम बताओ, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो या फिर यहीं रहकर उसका गुलाम बनना चाहते हो। अब यहाँ पे तीनों लॉर्ड्स अपने मैसेज को लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तक पहुंचाता है। ध्यान देना कि यहाँ पे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा थे। वो सिर्फ अपने लिनेज को बचाने के लिए सिर्फ वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को ही बोल रहे थे, क्योंकि वही आगे चलकर उनकी मदद कर सकते थे। अब यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो पूरी तरह से स्टन हो जाते इस न्यूज़ को सुनकर, लेकिन उनके पास भी कोई और चॉइस नहीं थी, और वो जल्दी से चॉइस बनाते और कहते कि हम लोग तैयार हैं आपके साथ
चलने के लिए हम लोग आप तीनों लॉर्ड्स को फॉलो करेंगे। अब ये सभी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स ये अच्छे से जानते थे कि अगर हमने प्रैक्टिशनर फैक्शंस को ज्वाइन कर लिया तो वो हमें सब ऑर्डिनेट्स बना देंगे। मतलब इन्हें अच्छे से पता था कि वो उन्हें मारेंगे नहीं, लेकिन हम उनके सब ऑर्डिनेट्स बन के रह जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम उनके सब ऑर्डिनेट बन जाए तो वो हमें सेकेंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी उनका अपने वर्ल्ड लेवल प्रैक्टिशनर फैक्शंस पे ही रहने वाला है, न कि हम लोगों पे। इसलिए जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो अपने तीनों लॉर्ड्स के ही साथ जाते हैं, और यहाँ पर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो कभी भी ऊपर नहीं चल सकते, जिसके साथ ब्लड लॉर्ड, क्रेन लॉर्ड, शैडो लॉर्ड और जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हैं वो सभी एक साथ गैदर होते हैं और वो सभी एक साथ आ जाते हैं, जिसके साथ वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन देखो, जैसा कि यहाँ पे सिर्फ हाई लेवल को नहीं ले गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड क्लास लेवल को ले जाया जा रहा है और हाई लेवल को यहीं पे छोड़ दिया गया है, तो वो सब वहाँ से जाने लगते। तो जितने भी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो कहते क्या ये क्या हो रहा है, उनके पास भी न्यूज आती है कि जो ब्लड क्रेन टेरिटरी है वो प्रैक्टिशनर लॉर्ड के द्वारा रिफाइन हो रही है और की पूरी लीनेज ही माइग्रेट कर रही है, जहाँ पे वो इस बात से हैरान थे कि वो सभी सिर्फ हाई लेवल ह्यूमन मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को ही ले जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं, हमें नहीं ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी ब्लड सी के अंदर काउंटलेस हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे जो कि काफ़ी दूर दूर पे मौजूद थे। उन्हें लाने जाते तो इन सब के पास काफ़ी टाइम लग जाता और ये यहाँ से निकल भी नहीं पाते। इसलिए तीनों लॉर्ड्स यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को ही कलेक्ट करते हैं ताकि वो अपने समय को वेस्ट ना कर सकें, क्योंकि इन्फिनेट ह्यूमन स्पेस के अंदर हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब कीड़े मकोड़े की तरह यहाँ पे भरे पड़े हैं। जैसे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही देख लो, यहाँ पे इटर्नल ट्रू गॉड कीड़े मकोड़े की तरह थी, जहाँ पे ऑरिजिन यूनिवर्स में इटर्नल गॉड सबसे हाईएस्ट लेवल पावर्स को माना जाता है, तो यहीं पे वैसा ही था। और इन्फिनेट ह्यूमन स्पेस के अंदर ये हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स कीड़े मकोड़े की तरह थे, इसलिए वो उनको ले जाना उतना प्रेफर भी नहीं करते। अब यहाँ पे उन सब की तो ऐसे ही फट पड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं वो उनके सब ऑर्डिनेट न बन जाए या फिर लूफिंग उन्हें मार न दे। वैसे लूफिंग उसे नहीं मारता, लेकिन देखने को मिलेगा कि आखिर लूफिंग उन सब के साथ क्या करता है। अब यहाँ पे काउंटलेस हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो सभी अपने डिस्पेयर में चले जाते हैं और वो वहाँ पे भीख मांगने लगते हैं कि तीनों लॉर्ड प्लीज़ हमें भी ले जाइए, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन तीनों लॉर्ड्स वो वहाँ पे उन सब पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना सब ऑर्डिनेट्स नहीं बल्कि सिर्फ नंबर से समझते थे, जो कि सिर्फ काउंटिंग के लिए ही है, जिसके साथ बूम चारों तरफ धमाके हो रहे थे। लूफेंग अपनी रिफाइनिंग को कंटिन्यू करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड क्रेन टेरिटरी के अंदर जो टर्बुलेंट होता है वो और भी भयंकर होने लगती है। मतलब ऐसा मान लो कि वहाँ पे भवंडर, सुनामी, आग सभी चीज़ें चल रही होती हैं। अब यहाँ पे वो तीनों फिगर्स जो कि तीनों लॉर्ड्स थे वो कहते कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब इस पॉइंट पे लूफेंग की जो रिफाइनमेंट थी वो ऑलरेडी 90% तक बढ़ चुकी थी, वो उससे भी ज़्यादा थी, और जितना ज़्यादा लूफेंग पास जाते जा रहा था उसकी रिफाइनमेंट की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है और वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, जिसके साथ ब्लड लॉर्ड, क्रेन लॉर्ड, शेडो लॉर्ड वो अपने बाउंडलेस ब्लड की लॉर्ड सी की तरफ देखने लगता है, जो कि यार बहुत ही एक्सपेंस होने लगता है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि उसमें बदलाव होना शुरू हो गए थे लूफिंग के रिफाइनमेंट की वजह से। और अब यहाँ पे इसका एक नया मास्टर था, तो वो जाने से पहले अपने घर को देख रहे होते हैं, जिसके साथ क्रेन लॉर्ड आगे बढ़ते हुए पूछता कि एल्डर ब्रदर आखिरकार हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या हमें किसी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के पास जाकर वहाँ पे टेरिटरी को लेना चाहिए। मतलब उनके पास दो रास्ते होते हैं, या तो किसी वो वीकर फैक्शंस को डिस्ट्रॉय करके उनके अंदर शरण ले लें, मतलब देख रहे हो डिस्ट्रॉय भी करके शरण भी लेना चाहते हो, ऐसा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे वो दो डिसाइड करते कि या तो वीकर फैक्शंस को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे रहो, या फिर किसी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स फैक्शंस के पास चले जाओ, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर फैक्शन से काफ़ी नफरत करते हैं, तो इन तीनों को शामिल जरूर कर देंगे। अब इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो अलग अलग साइड के फोर्सेस को अपने साथ रिक्रूट करते थे, क्योंकि यहाँ पर वो रिक्रूटमेंट से अपनी ही पावर्स को बढ़ाएंगे और दूसरे फैक्शंस पे अटैक करके उन्हें तबाह कर देंगे। लेकिन ब्लड लॉर्ड यहाँ पे कहता है कि देखो, अगर हम दूसरे फैक्शंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल में हम लोग अभी के फिलहाल में ब्लैक रिवर वर्ल्ड क्लस्टर्स में टेम्प्रोरी रहा करेंगे, वहाँ पे अभी इतनी रिसोर्स है कि हमारा कुछ समय तक गुजर बसर हो सकता है। क्रेन लॉर्ड भी एग्री करता है, वहीं पे शैडो लॉर्ड वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए वो हिम्मत ही नहीं करता कि वो कुछ बोल भी पाए, जिसके साथ वो वहाँ से चलने लगता है। तीनों लॉर्ड वहाँ से निकल जाते हैं और वो सभी ब्लैक रिवर वर्ल्ड क्लस्टर्स की तरफ ही जाने लगते हैं, जो कि प्रैक्टिशनर फैक्ट्री से
टेरिटरी से काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज कर हमें दिखाया जाता कि वो तीनों अपने लिनीज को लेकर चले गए थे, लेकिन ब्लड सी और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होना शुरू हो गया था, वो और भी टर्बुलेंट हो जाता है, उसमें और भी बदलाव होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि यार पूरी तरह से एटमॉस्फेयर ही बिगड़ चुकी होती है और जितने भी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो डर में ही कांपने लगे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इसके डिस्ट्रक्शंस में पकड़े जाने की डर से काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो चुके होते हैं। और वो कहते हैं कि ब्लड टेरिटरी रिफाइन होने को है और ये कोई और नहीं प्रैक्टिशनर लॉर्ड लुओ फेंग है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में ऐसे कई सारे एंशिएंट बीइंग्स थे जो कि अपने पावरफुल ऑब्जर्वेशनल मेथड से दूर से ही देख रहे थे। पहले भी हमने एक आई को देखा था जो कि लू फेंग को रिफाइन करते हुए पहले ही देख रखा था, वैसे ही और भी एंशिएंट बीइंग्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनके बारे में बताया नहीं जाता कि क्या वो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस हैं या फिर वो कोई और एंशिएंट बीइंग्स मौजूद है जो कि लू फेंग और लॉर्ड्स प्रैक्टिशनर फैक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो सभी लू फेंग को देख पा रहे होते हैं कि कैसे लू फेंग इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर ब्लड टेरिटरी को रिफाइन कर पा रहा है। वो सभी लू फेंग को बीच में बैठा हुआ देख पाते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि 8 लॉर्ड्स के अंदर जो प्रैक्टिशनर फैक्शन से उसमें एक नया नवेला लू फेंग वो इतनी जल्दी एक मिस्टीरियस लैंड को कैसे रिफाइन कर सकता है। अब इस मिस्टीरियस लैंड्स को रिफाइन करने का मतलब आपको अच्छे से पता है, तो पता नहीं राइटर क्यों 10 बार दिखता है यही चीज़ को, जिसके साथ वो बंदे कहते हैं कि ब्लड टेरिटरी एक ब्लड पावर्स को एक कंपोज कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास इमॉर्टल पावर्स, ब्लड पावर और शैडो पावर्स आ जाती है और ये तीनों पावर्स डिफेंसिव एबिलिटीज होती हैं। और वो कहते हैं कि लू फेंग की डिफेंसिव पावर्स तो पहले से ही इतनी ज़्यादा खतरनाक है और अगर उसके पास मिस्टीरियस लैंड्स की भी पावर्स आ जाती है तो उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी एंशिएंट बीइंग्स होते हैं वो आराम की सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली ये सारी स्पेशलिटी वो सारी डिफेंसिव फॉर्मेशंस में ज़्यादा काम आएंगी। मतलब लू फेंग की सिर्फ डिफेंसिव पावर्स ही स्ट्रॉन्गर होगी, इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत राहत इसलिए क्योंकि लू फेंग सिर्फ डिफेंस में काम कर पाएगा, ऑफेंस में नहीं। लू फेंग अटैक करके उन्हें जख्म नहीं कर पाएगा या फिर उनको कंप्लीटली नहीं मार पाएगा, चाहे किसी बंदे की कितनी ही पावरफुल डिफेंसिव एबिलिटीज़ क्यों ना हो। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्किल है, वो ऑफेंसिव एबिलिटीज़ नहीं है। प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स ऑलरेडी इमॉर्टल बीइंग है, अगर यहाँ पे वो सर्वाइवल एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं तो ये उनकी सर्वाइवल एबिलिटीज़ को ही स्ट्रॉन्गर बनाती जाएगी और ये सभी एंशिएंट बीइंग्स टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब लॉर्ड्स ऑलरेडी इमॉर्टल हैं तो उनको क्या ही करना है, उनको कंप्लीटली मारा भी नहीं जा सकता है, तो अगर उनके पास डिफेंसिव फॉर्मेशंस आएंगी तो वो सिर्फ और ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे और वैसे भी उनको डिस्ट्रॉय करना ना करना वो तो अलग सी बातें हैं, इसलिए वो इतना नहीं सोच रहे होते हैं। नहीं तो आप ही सोचो, अगर लू फेंग किसी और जगह को रिफाइन करता तो क्या वो उसको रिफाइन करने देते? मतलब लू फेंग के पास अगर ऑफेंसिव पावर्स वाली लैंड आ जाती तो क्या वो लू फेंग को ऑफेंसिव पावर वाली रिफाइन करने देते? नहीं, ऐसा नहीं। जिसके साथ वहाँ पे ब्लड सी फिर से कांपना शुरू होती है, लेकिन वो एकदम से शांत हो जाती है और फाइनली हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और वहाँ पर वो उसको देखते हुए कहता है कि चलो ये शांत हो गया। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाकी के हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को, जिसे भी पता चलता है कि ये शांत हो गया है और ब्लड टेरिटरी स्टेबलाइज हो चुका है और वो वहाँ से भाग भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले वो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही थी इसलिए वो भागने से भी डर रहे थे, लेकिन अब वो भागना भी चाहते थे लेकिन उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा स्लो हो चुकी थी और वो वहाँ से भाग ही नहीं पा रहे होते हैं। अब यहाँ पे उनको इसलिए डर था क्योंकि उन्होंने अपने लॉर्ड्स के साथ मिलकर प्रैक्टिशनर फैक्शंस को भी लूटा था, इसलिए वो डर रहे थे कि यार ये प्रैक्टिशनर वाला लॉर्ड कहीं हमें भी ना मार पाए। जिसके साथ लू फेंग अपनी आंखों को स्लोली खोलता है और वहाँ पे क्या था कि तो यही है ब्लड टेरिटरी की ओरिजिन। अब यहाँ पे लू फेंग के बारे में और भी सारा बकवास बताई जाती है जो कि डॉस के रिलेटेड है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ वरना बहुत बोरिंग हो जाएगी। जिसके साथ लू फेंग अपने सिंगल थॉट में अपने ब्लड टेरिटरी के अंदर पावर्स को रिफाइन करना शुरू करता है। वो देख पाता कि कैसे लू फेंग अगर ब्लड टेरिटरी के अंदर ही रहेगा तो उसकी पावर्स 3 से 4 लॉर्ड्स के काम करने की जितनी हो जाएगी। मतलब देख रहे हो लू फेंग की पावर्स कितनी ज़्यादा बूस्ट हो गई है, लू फेंग की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लू फेंग चाहता यहाँ पे रहकर सिर्फ इसी जगह पे रह बाहर रहेगा तो उतनी पावर्स नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ब्लड टेरिटरी के अंदर उसकी पावर्स 3 से 4 लॉर्ड्स के बराबर हो जाएगी जो कि बहुत जाती। जिसके साथ सिंगल थॉट में लू फेंग यहाँ पे पूरे एनलेस ब्लड सी एनर्जी रिजर्व्स को देखता है, स्कैन करता है और यहाँ पे सारे लाइफ फॉर्म्स को भी देखता है और यहाँ पे उसके
अंदर कोई भी नहीं छिपा होता है, वो मिस्टीरियस लैंड के हर एक चीज़ को देख पा रहा होता है, मतलब वो यहाँ का मास्टर बन चुका है। तो सेम टू सेम ऑरिजिन कॉन्टिनेंट ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर उसने जो किया था वो ऐसा यहाँ भी कर सकता था, और यहाँ पर लू फेंग समझ लो तो उसको वैसे ही कर रहा था, जिसके साथ वो वहाँ पे एक मेयर थॉट में लू फेंग साढ़े 7.5 बिलियन रिमेनिंग हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को एक जगह लाकर खड़ा कर देता है, और वो उन सबको खड़ा करता है। वो सारे प्रैक्टिस न मतलब वो सारे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अपने लू फेंग के सामने झुक जाते हैं, मतलब कि वो झुकना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो इंस्टिंक्टिवली झुक जाते हैं, जिसके साथ उनके अंदर से आवाज़ आती है कि हम लोग ग्रेट लॉर्ड लुओ को होमेज पे करते हैं, मतलब उनका स्वागत करते हैं। अब ये सारे वीक हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स क्या ही कर सकते थे, चाहे ये ह्यूमन एंसेस्टर्स हो या प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स, ये सभी उनके सामने कुछ नहीं कर सकते, ये चींटी के बराबर कुछ भी नहीं है। जिसके साथ लू फेंग उनके माइंड में कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अलायंस का वादा करते हो, मतलब तुम्हें कसम खानी होगी, तुम्हें मेरा साथ हमेशा ही देना है। अब यहाँ पे वो सभी हाँ बोलते हैं, क्योंकि 7.5 बिलियन में से कोई भी ऐसा पावरफुल नहीं है कि वो लॉर्ड्स के विरुद्ध जा सके, और सभी हाँ कहते हैं और कोई भी रेसिस्ट नहीं करता, मतलब सब लोग कसम खाते हैं अगर वो उसको तोड़ेंगे तो वो वहाँ पे मारे जाएंगे, यही मतलब होना चाहिए। वरना इसमें से कोई एक लॉर्ड बन गया तो यहाँ पर वो आगे चल कर लू फेंग को तो प्रॉब्लम दे ही सकता है, लेकिन सब ने कसम खाई तो आगे चल के लॉर्ड भी बन जाएंगे, तो यहाँ पर उन्हें लू फेंग के अंदर ही काम करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे ये सब समझ रहे थे, अब यहाँ पे ये सब हो रहा था और बकवास लिखी गई थी, लेकिन इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग डायरेक्टली कहा था कि ठीक है अच्छी बात है। अब इस मूवमेंट पे लू फेंग ने लगभग 7.5 बिलियन हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स को अपने सब ऑर्डिनेट्स के रूप में गेन कर दिया था। अब देखो लू फेंग यहाँ पे सिंपली मारता क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को राज्य संभालना है। कोई राजा होता है तो उसे प्रजा की भी जरूरत होती है जिसपे कि वो रूल कर सके। अब लू फेंग के पास खुद हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स लैक कर रहे थे, लू फेंग के पास उतने हाई लेवल थे, लेकिन फिर भी सब ऑर्डिनेट्स उतने ज्यादा नहीं थे कि लू फेंग इतने वास्ट टेरिटरी को संभाल सके। इसलिए लू फेंग ने इनको सब ऑर्डिनेट बना लिया, तो यार ये इनको अच्छे से कंट्रोल करके यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हो, और प्रैक्टिस में फैक्शंस में टेरिटरी को भी एक्सपैंड करने में अच्छे से ये मदद कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान देना कि जो भी लॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स या फिर जितने भी कैद इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हैं उनको मारते नहीं हैं, क्योंकि वो उनको सब ऑर्डिनेट बनाकर अपना काम करवाते हैं। तो लू फेंग भी यही पे सेम यही करने वाला है। तो मिलते हैं कल वाली एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।